डालिए थियरी ऑफ सरफेसेस एंड कर्व ऑन सरफेसेस। थियरी ऑफ सरफेसेस एंड कर्व ऑन सरफेसेस। थियरी ऑफ सरफेसेस एंड कर्व ऑन सरफेसेस। थियरी ऑन सरफेसेस एंड कर्व ऑन सरफेसेस। सरफेस का पहला नाम आपने पढ़ा था जब आप कर्व स्पेस पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन से क्या मिलता है, हमको कर्व मिलता है। वहां सरफेस का इक्वेशन आप लिखा करते थे f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका सरफेस का इक्वेशन होता था। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सरफेस कहते किसको है। ठीक है, इसको कुछ लोग फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म भी कहते हैं। यही है चैप्टर आपका फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। ठीक, हेडलाइन डालिए, पहली हेडलाइन सरफेस। ठीक है, देखिए कोई भी कर्व जो होता है वो किसी पॉइंट का लोकस लेने से बनता है। ठीक, सबसे छोटा एग्जाम्पल आप कुछ नहीं, सर्किल लीजिए। सर्किल उन सभी बिंदुओं का बिंदु पर है जिनकी सेंटर से दूरी फिक्स होती है। मतलब सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट which is at a fixed distance from the center। ठीक, तो अगर हम उन सभी बिंदुओं का लोकस लेते हैं जो सेंटर से एक निश्चित दूरी पे होते हैं तो हमको सर्किल या वृत्त मिल जाता है। तो कोई भी कर्व के बनने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होता है बिंदु। बिंदु की ऊपर अलग अलग विशेषताएं डालिए, अलग अलग तरह से बिंदु पथ लीजिए, अलग अलग तरह के कर्व मिलते हैं। ठीक, तभी हम जब किसी कर्व का इक्वेशन निकालते हैं तो पहली लाइन लिखते हैं लेट x, y बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। आपने बहुत निकाला, स्ट्रेट लाइन का निकाला है, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन निकाला है, पैराबोला का निकाला है, हाइपरबोला निकाला है, इलिप्स निकाला है, ये 5-6 का तो आपने निकाला है। सबसे पहले क्या करते थे, उस पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट x, y, उसी के जरिए आप सारा काम किया करते थे क्योंकि उसी पॉइंट का लोकस लेकर के आपने क्या प्राप्त किया है, उस कर्व को प्राप्त किया है। ठीक, अब बात हो रही है सरफेस की। सरफेस उस बिंदु का लोकस होता है, सरफेस उस बिंदु का लोकस होता है, उस बिंदु का लोकस होता है जिसको किन्हीं दो फिक्स पैरामीटर के फॉर्म में लिखा जाता है। सरफेस उस बिंदु का लोकस होता है जिसको किसी फिक्स पैरामीटर के फॉर्म में लिखा जाता है, और वो फिक्स पैरामीटर कुछ और नहीं u1 u2 होते हैं। मतलब x1 कोई बिंदु है जो u1 u2 के रूप में लिखा गया, x2 कोई बिंदु है जो u1 u2 के रूप में लिखा गया, x3 कोई बिंदु है जो u1 u2 के रूप में लिखा गया। तो जब इन तीन का आप लोकस लेते हो तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है, सरफेस उन बिंदुओं का लोकस होता है जो किन्हीं टू फिक्स पैरामीटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। वो टू फिक्स पैरामीटर क्या है, u1 और u2। सरफेस उन बिंदुओं का लोकस होता है जो किन्हीं दो फिक्स पैरामीटर के रूप में लिखे जाते हैं। आपको पता है बिंदु हम लोग यहाँ क्या लेकर के चलते हैं, xi, अर्थात x1 x2 x3। तो x1 भी किसका फंक्शन होगा, u1 u2 का, x2 भी किसका फंक्शन होगा, u1 u2 का, x3 भी किसका फंक्शन होगा, u1 u2 का। इन सबको जब आप लोकस ले लोगे तो जो मिलता है वो क्या कहलाता है, सरफेस। तो कहीं ना कहीं xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, जहां i का मान होता है 1 2 3
पथ को हम कहते हैं सरफेस। सरफेस उस बिंदु का बिंदु पथ या लोकस होता है जो कि इन्हीं दो पैरामीटर के रूप में लिखे जाते हैं। xi कोई बिंदु है, उसको हमने u1 u2 दो पैरामीटर के रूप में लिख दिया। दीज टू पैरामीटर्स आर फिक्स। तो इसका लोकस ले लीजिए, जो लोकस लेने पे मिलता है वो क्या कहलाएगा? सरफेस। इसको शॉर्ट में लिखते हैं xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, जहां xi i का इंडेक्स 1 2 3 और अल्फा का इंडेक्स 1 2। ठीक, इसको सरफेस कहते हैं। इसके लोकस को क्या कहते हैं? सरफेस। ये सरफेस पे स्थित कोई बिंदु है, इसका क्या लेते हैं? लोकस। लोकस लेने पे जो मिलता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, लिखिए। और ये सरफेस का इक्वेशन भी कहलाता है, क्योंकि किसी का बिंदु पथ लिए तो क्या मिला? सरफेस। बिंदु पथ में क्या करते हैं? वेरिएबल ले लेते हैं। जो फिक्स होता है उसके लिए क्या लेते हैं? वेरिएबल। ये वेरिएबल है, तो यही सरफेस का क्या बनाएगा? इक्वेशन। तो सरफेस के दो इक्वेशन पढ़ लिए, f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है? फंक्शन है f1 किसका किसका? x1 x2 x3 का। तो यहाँ पे भी x1 x2 x3 है, उसी का फंक्शन मतलब उसका लोकस। फंक्शन का क्या मतलब हुआ? लोकस। अगर हम कह रहे हैं कि f फंक्शन है x1 x2 x3 का, इसका मतलब इसके बीच में एक रिलेशन होगा। मान लीजिए x1 x2 माइनस x3 स्क्वायर, ये किसका फंक्शन है? x1 x2 x3 का, ये सरफेस होगा। ठीक, जहां x1 किसका फंक्शन होगा? u1 u2 का, x2 किसका फंक्शन होगा? u1 u2 का, x3 किसका फंक्शन होगा? अर्थात हमने x1 x2 x3 का लोकस ले लिया। लोकस लेने का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित रिलेशन के तहत काम करना। वो निश्चित रिलेशन यही होता है। तो फंक्शन होना और लोकस लेना एक ही बात होती है। लोकस लेते हैं तो कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे सेंटर से फिक्स दूरी पर है, प्रॉपर्टी लगा दिया। प्रॉपर्टी लगाने से हमको क्या मिल गया? सर्किल। किस पे आपने ये प्रॉपर्टी लगाई? पॉइंट्स पे, उसका लोकस ले लिया। वही प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन के रूप में निकलती है। क्या निकलती है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होगी? ए स्क्वायर। इसको कहते हैं, चाहे फंक्शन कहिए चाहे लोकस कहिए। फंक्शन होगा तो x1 x2 x3 का, x1 x2 x3 का लोकस ही फंक्शन बनाएगा। पकड़ रहे मेरी बात को? x1 x2 x3 का फंक्शन मतलब x1 x2 x3 में संबंध, और वो संबंध कैसे मिला? x1 x2 x3 का लोकस लेने पे। ठीक, एक फंक्शन है किसका किसका? x1 x2 x3 का। फंक्शन है किसका किसका? x1 x2 x3 का, मतलब x1 x2 x3 के बीच में एक संबंध। यही संबंध कैसे मिला? लोकस से। ठीक, तो लोकस लेना या फंक्शन होना इज द सेम फिनोमेना। पहले हमने किसके फॉर्म में पढ़ा था? फंक्शन के। फंक्शन का मतलब एक रिलेशन। रिलेशन कैसे मिलेगा? लोकस। तो ये भी सरफेस का इक्वेशन है और ये भी सरफेस का इक्वेशन है। ठीक है, देखिए, a surface is said to be locus of point. A surface is said to be locus of point whose coordinate are function of two independent parameter u1 and u2 that is फिक्स्ड पैरामीटर। हाँ, फिक्स्ड या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के बीच में इनमें कोई संबंध नहीं है, u1 और u2 के बीच में। मतलब u1 इज नॉट द फंक्शन ऑफ u2। ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर u1 एंड u2 दैट इज चारों लाइन का, ये चारों ये मतलब
पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस, देन द पैरामीटर u1 and u2, then the parameter u1 and u2 are called curvilinear, curvilinear, curvilinear इंपॉर्टेंट है, curvilinear coordinate और सरफेस कोऑर्डिनेट। जो पैरामीटर u1 और u2 थे, चूंकि उसके जरिए सरफेस का निर्माण हो रहा था, इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, सरफेस कोऑर्डिनेट, और थोड़ी तीन तड़ाम भाषा में कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑफ द करंट पॉइंट ऑफ द सरफेस, और सरफेस कोऑर्डिनेट ऑफ द, हाँ, और सरफेस कोऑर्डिनेट ऑफ द करंट पॉइंट ऑफ द सरफेस, of the current point of the surface। ठीक है, फुल स्टॉप। The pair of parameter u1 and u2, the pair of parameter u1 and u2 represents a point, the pair of parameter u1 and u2 represents a point। पॉइंट को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में, है ना, रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट u1 u2। इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है? इम्प्लिसिट मतलब है कि अगर कोई पॉइंट है, उन दोनों के बीच में अगर किसी फंक्शन के थ्रू वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, वो इम्प्लिसिट है। अगर x और y में कोई संबंध इस प्रकार से बनाया जाए कि x को एक तरफ कर दे, y को एक तरफ कर दे, तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मतलब जब आप वेरिएबल सेपरेबल का केस लेते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब एग्जिट कर दिया। जरा स्पेलिंग देखिए, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब एग्जिट, इम्प्लिसिट का मतलब इन। एग्जिट करा दिया, x, y में से एक जन को एग्जिट करा दिया। एग्जिट करा दिया मतलब दूसरी तरफ भेज दिया, वेरिएबल सेपरेबल बना लिया, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई फंक्शन f(x, y) इस तरीके से है, x² - y² + x - y = 0। तो उसको आप लिख सकते हैं x² + x = y² + y। x एक तरफ आ गया, y एक तरफ आ गया, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, एग्जिट करा दिया। लेकिन कोई रिलेशन अगर इस प्रकार से है x² y + xy² + x² y² + 2xy + 3 = 0। करिए x को एक तरफ, y को एक तरफ, कर पाएंगे? नहीं। इसको बोलते हैं सब इन हो गया, कोई बाहर नहीं निकल पाया। इस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे जो u1 u2 होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो एक्सप्लिसिट हो सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, ये हम बताना चाह रहे हैं आपको। लिखिए, द above representation of surface, the above representation of surface, the above representation of surface is called explicit representation of surface, is called explicit representation of surface। ठीक, तो अब देखिए आप क्या क्या बताएंगे। कोई आपसे सरफेस पूछेगा तो क्या कहेंगे? सरफेस किसी पॉइंट का लोकस है जो किसी दो फिक्स पैरामीटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं।
मान लीजिए xi कोऑर्डिनेट है, कोई पॉइंट है, तो xi इज इक्वल टू xi u1 u2, चाहे u1 u2 क्या है आपका फिक्स कोऑर्डिनेट। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते तभी एक्सप्लिसिट कर गए। आप मेरे पे निर्भर नहीं है, आपको हमसे कुछ नहीं मिल रहा है, आप तुरंत कोचिंग छोड़ दें, एकदम फैक्ट है। आपको हमसे कुछ मिल रहा है तभी आप आ रही है, चाहे हम 6 बजे बुलाए चाहे हम 5 बजे बुलाए पाएंगे। ठीक, तो एक्सप्लिसिट मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब आप इंडिपेंडेंट है, खुद पढ़ सकते हैं, तो कोचिंग क्या करने होगी, है ना। तो इंडिपेंडेंट तभी ये दोनों कैसे फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक, उसके बाद u1 और u2 को सरफेस कोऑर्डिनेट या कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कहते हैं। इतनी चीजें आपको सरफेस के बारे में पता होनी चाहिए। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, क्योंकि पैरामीटर के फॉर्म में है, वो आपको कहलाता है जनरल इक्वेशन। ठीक, नेक्स्ट लिखिए फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। आपके कोर्स में रिमानियन मैट्रिक था, उसके बाद फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक है और सेकंड फंडामेंटल मैट्रिक है। फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक आप जब तक बूढ़े नहीं हो रहे हैं तब तक अगर आप मैथ्स का वाइवा देंगे तो हर साल आपसे पूछा जाएगा। हमने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के वाइवा में बताया था, सेकंड के वाइवा में बताया, थर्ड के वाइवा में बताया, फोर्थ के वाइवा में बताया, बीएससी के वाइवा में बताया, रिसर्च में भी बताया, 3 3 6 7 जगह आज भी बताते रहते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जब तक आप मैथमेटिक्स से जुड़े हैं तब तक आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है, वाइवा में भी, और इसके अलावा किसी कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें भी, इसके अलावा एग्जामिनेशन में, चाहे वो इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म और सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, लिखिए फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। देखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस बी, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस बी, क्या होता है सरफेस का इक्वेशन, xi is equal to xi u alpha for every I is equal to 1 2 3 and alpha is equal to 1 or 2। ठीक, देखिए let the equation of surface B ओके। आगे लिखिए कंसीडर अ कर्व C, कंसीडर अ कर्व C ऑन द सरफेस। समझ लीजिए, हेडलाइन का क्या नाम है, फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक। मैट्रिक मतलब दूरी, दूरी के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स। मान लीजिए ये सरफेस है S, इसका इक्वेशन क्या है, xi is equal to xi। ये कोई कर्व है, कर्व है हमारा C, कर्व का इक्वेशन xi is equal to xi या xi is equal to xis। इस पे हम कोई 2 पॉइंट्स लेंगे P और Q। P का कोऑर्डिनेट है xi, ये नेबरिंग पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट है xi प्लस dxi। ठीक, इसके बीच चूंकि ये नेबरिंग पॉइंट्स हैं तो दोनों के बीच की दूरी भी बहुत छोटी होगी, इसलिए इसके बीच की दूरी हम मान के चल रहे हैं क्या है, ds। इसे ds को निकालना है, इसे ds को क्या करना है, निकालना है। जिस फॉर्म में निकलेगा उस फॉर्म को हम बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल। ds की वैल्यू क्या होगी, dxi होगा, नहीं dxi कब होगी, यूजुअल मैट्रिक में होगी, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक में जो दैनिक जीवन में दूरी क्या करते हैं, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट में क्या करते हैं, घटा देते हैं। किस मैट्रिक में, यूजुअल। वही अगर इंक्लूड उसमें लेंगे आप 0 और 1 के फॉर्म में, डिस्क्रीट में, तो
अलग अलग पॉइंट है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों के बीच की दूरी 1। तो जैसे जैसे मेट्रिक बदलता है ये चीज़ें बदलती चली जाती है। इक्लूडियन में लीजिए कुछ और मिलेगा, यूजुअल में कुछ और मिलेगा, डिस्क्रीट में हम बता ही दिया 1 मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग मेट्रिक के हिसाब से अलग अलग दूरी होती है। ठीक है, लिखिए कहाँ तक बता रहा हूँ, ये समझ में आया? सरफेस लिए हैं, कर्व लिए हैं, अब कर्व पे क्या लेंगे? 2 पॉइंट। दोनों पॉइंट कैसे पॉइंट होंगे? नेबरिंग पॉइंट। उनके बीच की दूरी कैसी होगी? छोटी। उसको क्या मान रहे हैं? डीएस। डीएस के लिए हम जो फॉर्म निकालेंगे वही क्या कहलाएगा? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। ठीक है, फंडामेंटल है तो किसके फॉर्मेट में आएगा? u1 u2 x1 x2 x3 के फॉर्मेट में। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक हमको जो पता है वो केवल क्या पता है? u1 u2 x1 x2 x3, दैट्स इट। ठीक है, लिखिए। हम इसको फिगर ड्रॉ करना है। रुक कर लीजिएगा। कंसीडर अ कर्व C ऑन द सरफेस such that take any 2 points P and Q such that take any 2 points P and Q on the curve whose coordinates are xi and xi plus dxi respectively. Whose coordinates are xi and xi plus dxi respectively. Then the length of PQ is given by शशिकला बताइए ds क्या निकलवाएंगे फॉर्मूला? ds स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट dx1 का होल स्क्वायर प्लस dx2 का होल स्क्वायर प्लस dx3 का होल स्क्वायर। जरा 2 मिनट आपको कीमती समय चाहिए। ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx1 का स्क्वायर प्लस dx2 का स्क्वायर प्लस dx3 का स्क्वायर। ठीक, ds स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे हिसाब से ये बनेगा dxi का होल स्क्वायर। सही लिखे है ना? क्या करें? आई के साथ हमेशा क्या आता है? ठीक है, तो ds स्क्वायर इज इक्वल टू dxi डॉट dxi। लेकिन ये क्या? dxi का मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? u1 और u2 के। आ गई दिक्कत? तो अब इस दिक्कत को हल करेंगे। ठीक है, लिखिए। ये किताब में नहीं दिया है, चाहे तो लिख लीजिए वरना बाद में फिर याद नहीं आता है। कहाँ तक लिखा है? PQ इज गिवन बाय, दोनों लाइन कर लीजिए, डायग्राम बनाइए। हम ये वाला तो बनाएंगे। हाँ, डायग्राम कर लीजिए। आज कोशिश कर रहे हैं सारी थियरी लिखवा लें, कल से मैं प्रॉब्लम शुरू कर देंगे इसका। और थियरी आई है प्रॉपर पढ़ते रहिएगा, ऐसे मत आइएगा। हो गया? ठीक है शशिकला, ठीक है, आगे बढ़े। इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1। जरा याद देखिए, सिंस अभी आपने ऊपर पढ़ा है
xi इज इक्वल टू xi u अल्फा, है ना। इसका क्या मतलब होता है, x1 x2 x3 तीनों किसके फंक्शन हैं, तो जब यहां से यहां जाएंगे तो क्या लगाएंगे, क्योंकि एक से अधिक है, कैसा डिफरेंशिएशन आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए dxi इज इक्वल टू del xi अपॉन del u अल्फा इनटू du अल्फा। ये टोटल डिफरेंशिएशन की परिभाषा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, मोटा मोटी समझिए कट जाता है और ये इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि चूंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इसलिए डेल आया है, नहीं होता तो डी और डी रहता, उससे ये कट जाता था और ये इसके फॉर्म में मिलता था। मतलब ये फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन जब आपने शुरू किया था उसकी पहली लाइन थी, ठीक है। आगे बढ़े, एंड dxi इज इक्वल टू, क्या देखिए क्या वो कुछ डाउट है, क्यों दुखी है, क्या वैसे गलत बुक मांग रही है, अभी दे दीजिएगा बुक जाए, ठीक है। देखिए एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो आपने क्या इंडेक्स यूज किया, अल्फा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो अब हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया तो अल्फा, दूसरी बार यूज कर रहे हैं तो हम इंडेक्स यूज कर रहे हैं बीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बता दें, अगर हम अल्फा बीटा यूज नहीं करते तो वो स्क्वायर हो जाता है ना, अगर हम अल्फा बीटा इंडेक्स यूज नहीं करते तो वो क्या होने लगता है, स्क्वायर। और आपको पता है इंडेक्स के साथ हम कभी स्क्वायर यूज नहीं करते हैं, ये भी कट जाएगा डमी के साथ आई और आई, ये भी कट जाएगा आई और आई, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं डमी को किसी अदर इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हैं बशर्ते वो उस टर्म में आया हुआ ना हो। तो यहाँ अल्फा डमी है, यहाँ हमने डमी क्या ले लिया, बीटा। केवल और केवल इस मोटिव से कहीं आप इसका स्क्वायर न कर दें, कहीं आप इसका स्क्वायर न कर दें, वहां पे दो टर्म लिखे हुए हैं इसलिए हमने दोनों के लिए इंडेक्स क्या यूज कर दिया, अलग अलग, ठीक है। यूजिंग these equations in equation 1 we get, चलिए मैं पुट कर रहा हूँ, ds स्क्वायर इज इक्वल टू del xi अपॉन del u अल्फा du अल्फा, दूसरा है del xi अपॉन del u बीटा इंटू du बीटा। This implies that dx square is equal to del xi upon del u alpha, del xi upon del u beta, du alpha और du beta. This implies that इसको हम लिख रहे हैं ds square is equal to g alpha beta du alpha du beta, where g अल्फा बीटा का मतलब होता है del xi अपॉन del u अल्फा del xi अपॉन del u बीटा। इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल मैट्रिक, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, ठीक है। उदाहरण रिमानियन ये नहीं पढ़ी थी मैम, वो जी आई जे करके पढ़े थे, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, क्योंकि वहाँ यू का परिचय नहीं दिया गया था, यू का परिचय अब आया है इसलिए इसको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं। वहाँ आपने जो पढ़ा था डी एक्स स्क्वायर जी अल्फा जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, वो आपने रिमानियन मैट्रिक में पढ़ा था, ये सरफेस में पढ़ है, ये डिफरेंस है, सरफेस होने के कारण U1 U2 प्रोड्यूस हुआ है। सुधार कहाँ सुधार रहे हैं, हाँ सेंस से।
भी होगा क्लास में चलेगा। तो बच्चे कहीं और से आएंगे क्या? बीएससी तो फिजिक्स डिपार्टमेंट MSc मैथ्स वालों का एग्जाम कभी दीक्षा में नहीं होता। कल तो तुम बहुत पहले सो गई थी। कल तो तुम बहुत पहले सो गई थी। हमको पता है तुम सो गई, तुमसे तुमको मैसेज किए थे तुम सो गई। नेट बंद रहता है, मैं जाते हम लोग सो रहे थे। मैम का भी नेट बंद था, तुम समझ लो सो रही। मैम का भी नेट बंद था, तुम समझ लो कि सो रही होगी। नहीं, मैम को मैसेज किए थे, मैम वीडियो अपलोड करिए। लेकिन आज ज़्यादा होगा आपको फ़ोन कर देंगे। क्या बकवास कर रही है? मैम ने जो बोला था क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो मैम बोली नीचे से लिखिए, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल मेट्रिक. This is called first fundamental metric or first fundamental form and G alpha beta is called first fundamental magnitude. First fundamental magnitude. लीजिए भैया, तो का वीडियो अपलोड हो गया। नेक्स्ट लिखिए, पैरामीट्रिक कर्व. पैरामीट्रिक कर्व अभी आपने पढ़ा था कि xi इज इक्वल टू xi u अल्फा को क्या बोलते हैं? पैरामीट्रिक कर्व. किसका? सरफेस का. पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस. आपको पता है दो सरफेस इंटरसेक्ट करते तो क्या मिलता है? कर्व. पैरामीट्रिक कर्व मिलता है. ठीक है, लिखिए. पैरामीट्रिक
स्टैंडर्ड डाल लीजिए। फिर लिखिए अ पैरामीट्रिक कर्व has special importance in differential geometry, has special importance in differential geometry। जरा समझ लीजिए। सबसे पहले जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, xi इज इक्वल टू xi u अल्फा। ये किसका इक्वेशन है, सरफेस का। कैसा इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, जहां फॉर एवरी i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अल्फा इज इक्वल टू 1, 2। फिर देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक करके लिखें तो लिखेंगे xi इज इक्वल टू xi u1 u2। ठीक, u1 और u2 क्या है, पैरामीटर। एक दफा काम करिए, u1 को कांस्टेंट मान लीजिए। जैसे आप u1 को कांस्टेंट मान लेंगे सब कुछ किसके अराउंड मूव करेगा, u2 के। xi इज इक्वल टू xi t, xi इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, इसका रूल खत्म। xi इज इक्वल टू xi t, मतलब एक पैरामीटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये अलग बात है, यहाँ t की जगह क्या है, u2 है। ठीक, दूसरी दफा इसको कांस्टेंट कर दीजिए तो xi इज इक्वल टू xi u1, t की जगह कौन ले लिया, मतलब 1 पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया। किसका इक्वेशन बन जाएगा, कर्व का। ऐसे कर्व को कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व। हमने सरफेस से क्या किया, कर्व बना दिया। कैसे बना दिया, ध्यान से सुनिए। सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, कर्व। जैसे ही इसमें हमने पुट किया u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तुरंत हमको मिल जाएगा xi इज इक्वल टू xi। वो कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ लीजिए। मान लीजिए c1 तो मिलेगा c1 u2। c1 कांस्टेंट हो गया ना। एक सरफेस ये था, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो वो दो सरफेस का इंटरसेक्शन दिखाने लग गया। बात पकड़ ली। एक सरफेस ये रहा जिसका इक्वेशन ये रहा, एक सरफेस ये रहा जिसका इक्वेशन ये रहा। जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। जैसे ही ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन मिल गया। दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन क्या होता है, कर्व। देख लीजिए कर्व का इक्वेशन है या नहीं। कर्व के इक्वेशन की विशेषता ये थी xi इज इक्वल टू xi t, मात्र एक पैरामीटर होना चाहिए। तो xi इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट, मात्र एक पैरामीटर क्या बचा, u2। चाहे इसको t कहिए, चाहे s कहिए, चाहे u2 कहिए। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, कर्व का। ऐसे कर्व को कहते हैं पैरामीट्रिक कर्व। ठीक, फिर देखिए इसको कहते हैं इज कॉल्ड u2 कर्व। u2 बचा है ना, u2 पैरामीटर है ना, इसलिए तो क्या कहते हैं, u2 कर्व। और पैरामीट्रिक कर्व u1 इज इक्वल टू c1, या तो उसको कहते हैं u1 इज इक्वल टू c1, या क्या कहते हैं, u2 कर्व। ठीक, इसका डायग्राम देखिए। ठीक, ऐसे ही दूसरी दफा हम लोग u1 को u2 को कांस्टेंट करेंगे। सिमिलरली इफ u2 is equal to constant is equal to c2, then the surface has equation, surface का equation हमें satisfy कराने के बाद xi is equal to xi u1 c2, जिसको क्या कहेंगे,
is called U1 कर्व U1 कर्व और पैरामीट्रिक कर्व पैरामीट्रिक कर्व U2 is equal to C2। ठीक, अब दोनों का डायग्राम देख लीजिए। ये x1 एक्सिस, ये x2 एक्सिस। पहला है आपका U2 कर्व। U2 कर्व में हम कहते हैं किसको हमने फिक्स किया है, फर्स्ट को। फर्स्ट वाला फिक्स हो जाता है तो जो वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, सेकेंड वाला। फर्स्ट वाला फिक्स हो गया तो जो वेरिएबल होगा वो कौन होगा, सेकेंड वाला। देखिए एक कर्व के लिए पहला वाला फिक्स हो गया, कौन बदल रहा है, दूसरा वाला। इसके लिए इस कर्व के लिए पहला वाला इंडेक्स फिक्स हो गया, कौन बदल रहा है, दूसरा वाला। इस कर्व के लिए पहला वाला इंडेक्स फिक्स हो गया, कौन बदल रहा है, तो इसमें कौन फिक्स है, पहला वाला। पहला वाला फिक्स होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, U2 कर्व। ठीक, फिर देखिए x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, इसमें कौन फिक्स है, दूसरा वाला। दूसरा वाला फिक्स होगा तो कौन बदलेगा, y एक्सिस पे फिक्स, दूसरा वाला फिक्स, y एक्सिस पे फिक्स, दूसरा वाला फिक्स, y एक्सिस पे फिक्स, दूसरा वाला फिक्स। ये क्या हो गया, U1 कर्व। ठीक है, कहाँ पे लिखे, नीचे से लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज नीचे से लिखिए xi इज इक्वल टू, ये दोनों का लिखिए, हो गया। फिर नीचे से लिखिए, लेट अस टेक, नीचे से लिखिए U1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू C1। नीचे से लिखिए, देन द सरफेस हैज इक्वेशन, then the surface has equation नीचे लिखिए xi is equal to xi c1 u2, which is called u2 curve, और पैरामीट्रिक कर्व u1 c1। U1 equal to C1। हाँ, ये जो लिखा है which is called u2 कर्व और पैरामीट्रिक कर्व u1 is equal to c1। उतार लीजिएगा। सिमिलरली if
छोड़ देंगे, जल्दी छोड़ देंगे। अब हम लोग दो टॉपों के डायग्राम बना गया। कल बहुत सारा होमवर्क दी है, याद रहिएगा, तो पता नहीं होमवर्क दी। हो गया, आगे बढ़े। क्या हो गया बाबू, कुछ झगड़ रही हो लक्ष्मी? देखिए अब हम आपको टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना बता रहे हैं। इसका प्रूफ कोर्स में नहीं है, बस हम बता देंगे कि ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है, ये नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है। कल हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ें वो आज हम लोग में सब लिखवाएंगे। ठीक, कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू करेंगे। लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है क्या? आता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट प्लेन की बात कर रहे हैं हम। प्लेन की बात कर रहे हैं, टेंजेंट लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्लेन जो टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है उस प्लेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट प्लेन। मतलब प्लेन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लिखिए सरफेस का इक्वेशन बोलिए। कर्व का इक्वेशन बोलिए। xi is equal to let xi is equal to xi u alpha let xi is equal to xi u alpha comma for every I is equal to 1 comma 2 comma 3 and alpha is equal to 1 comma 2 be the equation of surface be the equation of surface then the equation of tangent plane then the equation of tangent plane then the equation of tangent plane at any point pxi on the surface is given by देखिए ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा एप्सिलॉन i j k xi minus xi del xj upon del u alpha del u1 del xk upon del u2 is equal to 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन। इसको अगर थोड़ा और लिखे तो आपको पता है कि ये मैट्रिक्स बनाता है x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x3 माइनस x3 डिटरमिनेंट फॉर्म में। इसके
इसके लिए क्या लिखेंगे, डेल x1 अपॉन डेल x1, डेल x2 अपॉन डेल u1, डेल x3 अपॉन डेल u1। इसके लिए डेल x2 अपॉन डेल x1 अपॉन डेल u2, डेल x2 अपॉन डेल u2, डेल x3 अपॉन डेल u2 इज इक्वल टू 0। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन किसका इक्वेशन होगा, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, नॉर्मल प्लेन नहीं लिखवा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन किसका इक्वेशन होगा, नॉर्मल लाइन का होगा। टेंजेंट प्लेन किसका इक्वेशन होगा, टेंजेंट प्लेन का। अगर हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो वो टेंजेंट लाइन होगा। हमने आगे क्या जोड़ दिया सीखे, प्लेन। ठीक है, लिखिए द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या हेडलाइन डालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हेडलाइन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट p, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट p is given by, the equation of normal at any point p is given by, देखिए लाइन का इक्वेशन है इसलिए x1 माइनस x1 अपॉन नीचे क्या लिखे थे a1, a1 का मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, नॉर्मल लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है a1 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 अपॉन n2, x3 माइनस x3 अपॉन n3, जहां ni का मान होता है x1 क्रॉस x2 अपॉन मॉड में x1 क्रॉस x2। अब ये सब निकालना हम सिखाएंगे आप लोगों को कल कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में निकालते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया, नीचे से लिखिए such that x1 and x2 are the tangent vector, नीचे होगा एड्रेस ये वाला, such that x1 and x2 are the tangent vector and ni is the unit normal, and ni is the unit normal to the surface, and ni is the unit normal to
टू द सरफेस। हो गया रिमार्क। अभी ये रिमार्क कन्वर्ट करके एकदम आइएगा, उल्टा चलिए। सबसे पहले हम लोग x1 और x2 निकालना सीखेंगे, तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, ni यहाँ रखा गया, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करें। सबसे पहले x1 x2 कैसे निकालेंगे, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, ni निकल जाए, ठीक। पहला रिमार्क, x1 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u1, जिसको लिख सकते हैं डेल x1 अपॉन डेल u1, डेल x2 अपॉन डेल u1, डेल x3 अपॉन डेल u1, और x2 की वैल्यू होती है डेल xi अपॉन डेल u2, जिसको लिख सकते हैं डेल x1 अपॉन डेल u2, डेल x1 अपॉन 2 अपॉन डेल u2, डेल x3 अपॉन डेल u2, ठीक। ये पता चल गया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। इन दोनों की हेल्प से डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ऊपर की तरफ आप लिखोगे n1 n2 n3, ये सॉल्व कर लीजिएगा। उससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n1 n2 n3, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा था इसमें g अल्फा बीटा, क्या पढ़ा था, डेल xi अपॉन डेल u अल्फा, डेल xi अपॉन डेल u बीटा, ठीक। कैसे निकालेंगे अब वो देखिए। दिस इंप्लाइज दैट, अगर बोले कोई कि ये वैल्यू g11 है तो मिलेगा डेल x1 अपॉन डेल u, डेल xi अल्फा की जगह 1, डेल xi बीटा की जगह भी 1, ठीक है। डेल xi अपॉन डेल u1 की वैल्यू क्या होती है, x1, इसकी भी वैल्यू, मतलब g11 कैसे मिलेगा, x1 डॉट x1 करने से। परिभाषा एकदम बदल गई ना, वहां जी कैसे निकलता था, जी कैसे निकालते थे, अनुराधा कैसे निकालती थी जी वन इक्वेशन, मैम उसको कंपेयर करते थे। हाँ, ds स्क्वायर इज इक्वल टू gij dxi dxj, जो भी फॉर्मेट दिया रहता था उस फॉर्मेट को कंपेयर करते थे। उसके बाद जो है g11 g12 g21 सबका निकलते थे वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। फिर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट g12 निकालना हो तो डेल xi g12 डेल xi डेल u1 डेल xi डेल u2 x1 डॉट x2, है ना। फिर एंड g2 1 या 2 निकाल लीजिए तो डेल xi अपॉन डेल u2 डेल xi अपॉन डेल u2 इज इक्वल टू x2 डॉट x2। इस तरीके से आप वैल्यू निकालेंगे, ठीक। फिर देखिए सिंस g क्या होता है हमारा, g इज इक्वल टू मॉड g11 g12 g21 g22, यही होता है। दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो g11 g22 माइनस g12 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, क्यों बेटा, यस मैम। ये दोनों क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। दिस इंप्लाइज दैट g इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मॉड ऑफ g अल्फा बीटा,
मॉड ऑफ जी आई जे वहां लिखते थे, यहाँ क्या लिख दिया मॉड ऑफ जी अल्फा बीटा। फिर देखिए ये सब रिमार्क है, इसके बिना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। कल जो हम कराएंगे, कल क्लास में दूसरे कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे, होमवर्क देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल कौन सा दिन पड़ेगा? तीसरा दिन कितना होगा बता। मैम उसको जो बोली है x1 प्लस x2 करके निकालना है, उसके लिए जगह भी छोड़ना है, हम लोग खुद करना है वो। क्या क्या बोली है? किसके लिए जगह छोड़ देंगे? हाँ बोलिए ना, उसको निकालेंगे तब ni निकलेगा, उसको मैट्रिक बना के। नहीं वो नहीं करना है, कल हम कराएंगे बता रहे थे कि ऐसे होता है, लेकिन कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकता है, चिंता नहीं करेंगे। हम कुछ गलत बोलते हैं क्या यार, तुम कितना हंसते हो। अभी मेरे अंदर और बात रहता है, बट हम सब तुम्हारे नहीं क्या पाते तुम लोग इतना संगीता को कहीं बुरा लग गया तो ऐसा बात बोल दूंगा कि अरे उसको नहीं क्योंकि तुम कांस्टेंट हो ना, वेरिएबल रहती तो हंसी आती। संगीता को बस यहाँ से स्कूल जाना है, इसका एकदम पॉइंट सब फिक्स है। वही कर फिक्स है सब। तो पता है इस मैथमेटिक्स को अपने नाम रियल लाइफ से अब वो कर दो रिलेट। हमको भी ऐसा ही कुछ लगता है, हम वो ढूंढते हैं, सोचते हैं यार मैथ क्या लग रहा है, लेकिन कुछ लगता ही नहीं। मान लो खाना बना जा रहा है, सोचते हैं यार सब केमिस्ट्री लगता है। कुछ नहीं करेंगे क्या सब तो वही है जो आप लोग रीजन की मैट्रिक में है। मैं बस इतने लिखवाया नहीं आया।
x1 एंड x2, x1 x2 अभी नीचे जस्ट लिखा है क्या है, टेंजेंशियल वेक्टर है, टेंजेंट है, ni क्या है, नॉर्मल, ठीक, x1 x2 के लिए क्या लिखवाए थे, टेंजेंट। द वेक्टर x1 and x2 are the tangential to the parametric curve u1 is equal to c1 and u2 is equal to c2 respectively, तो लिखेंगे let theta be the angle, between them then नीचे से लिखिए cos theta is equal to, देखिए x1 और x2 दो वेक्टर हैं, ठीक, दोनों के बीच का एंगल क्या है, cos थीटा। कैसे लिखेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, ये लिखते थे, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू x1 डॉट x2 इज इक्वल अपॉन मॉड ऑफ x1 और मॉड ऑफ x2, इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है, जहां x1 और x2 दोनों क्या है, टेंजेंट है, ठीक। उदाहरण नीचे से लिखिए, दिस implies that cos थीटा इज इक्वल टू, जरा देखिए x1 डॉट x2 की वैल्यू क्या है, g1 अपॉन x1 मॉड ऑफ x1 का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में x1 डॉट x1, क्यों, मॉड में x1 डॉट x2, मॉड x1 का क्या मतलब हुआ, x1 की पॉजिटिव वैल्यू, क्या हम x1 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में x1 स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू मॉड में x1 स्क्वायर, हाँ ये ना a इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर लिख सकते हैं, दूसरी तरह से x1 इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 स्क्वायर, इसको हम लिख रहे हैं x1 डॉट x1, ठीक, x1 डॉट x1 किसकी वैल्यू है, ये क्या मिलेगा, अंडर रूट में, इसकी वैल्यू अंडर रूट में g11 और इसकी वैल्यू अंडर रूट में g22, ठीक, लिखिए फिर नीचे से लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट, जरा इसको लिखिए, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, अंडर रूट g इज इक्वल टू मॉड में x1 क्रॉस x2, ये लिखिए, अंडर रूट g इज इक्वल टू मॉड में x1 क्रॉस x2, अंडर रूट g इज इक्वल टू मॉड में x1 क्रॉस x2, अंडर रूट g, ठीक है,
इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट G11 G22 माइनस G12 का होल स्क्वायर, उसको हम लोग लिखते हैं x1 क्रॉस x2, क्योंकि x1 और x2 की जब आप क्रॉस वैल्यू लेते हैं, x1 और x2 की जब आप क्रॉस वैल्यू लेंगे तो यही पूरी चीज आती है, ठीक है। तो उसको हमने क्या लिख दिया, मॉड में x1 क्रॉस x2, ये आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट G इज इक्वल टू मॉड में x1 क्रॉस x2, ठीक। नेक्स्ट लिखिए मैम, इसको लिख लें ये नीचे वाला। ये नहीं, कुछ नहीं, बस ये लिखते चलो, ये मैम हो गया, ये लिखना है, रिमार्क है। वो नहीं बोले, आप वो बताइए ना x1 जी की वैल्यू यहाँ पे देखिए ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास x1 x2 निकल गया तो आपको ये करने की क्या जरूरत है, आप सीधे सीधे x1 और x2 का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ ले रहो, वही किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट G। तो इस काम से आप बच गए ना, ये मेरे कहने का मतलब है कि ये अंडर रूट G है, अंडर रूट G इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2, ये मॉड में ये अंडर रूट G है। आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाल ली, भाई आपके पास कर्व का इक्वेशन ये रहेगा, तो आपके लिए मोर कन्वीनियंट है कि आप x1 x2 निकाल लें, x1 x2 आराम से डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा, उसके बाद आप x1 और x2 का क्या निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, निकलवा लीजिए, निकलवाइए। चलिए x1 x2 का क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए भाई क्या आएगा, क्या मिलेगा, डेल x1 अपॉन डेल u1, डेल x2 अपॉन डेल u2, डेल x3 अपॉन डेल u3, डेल x1 अपॉन डेल u2, डेल x2 अपॉन डेल u2, डेल x3 अपॉन डेल u2, ठीक। किसका किसका है, x1 x2, ठीक। क्या कह रहे हैं, डेल x2 अपॉन डेल u2, ये 1 है ना, चलिए निकलवाइए, क्या आएगा, डेल x2 अपॉन डेल u1, डेल x3 अपॉन डेल u2, ठीक, माइनस फिर डेल x3 अपॉन डेल x1, डेल x3 अपॉन डेल u1, फिर डेल x2 अपॉन डेल u2, ठीक। फिर आगे एक टर्म आएगा प्लस करके, फिर आगे एक टर्म आएगा प्लस करके, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको मॉड में x1 क्रॉस x2, मतलब मॉड में आपको ये चीज मिलेगा, अंडर रूट सेम ये चीज मिलेगी, ये चीज मिलेगी, मतलब उससे ये रिलेशन मिलेगा कि अंडर रूट G इज इक्वल टू मॉड x1 क्रॉस x2। तो आपको इतना लंबा भागने की जरूरत है, सीधे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते आपको क्या मिल गया, अंडर रूट G मिल गया, ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कल करेंगे ना, काफी कुछ किया जाएगा, सीधे पूरे को रट करके आएंगे, ठीक है, इससे काम चलेगा। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट नॉर्मल, फिफ्थ वाला, हाँ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ni, द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ni टू द सरफेस is given by, to the surface is given by देखिए n I is equal to x1 क्रॉस x2 और मॉड x1 क्रॉस x2 की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट थर्सडे को टेस्ट है आप लोग का, 2 चैप्टर